टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी डन विद अबाउट 5 सिस्टम एंड नाउ द सिक्स सिस्टम इज सुपर सुपर important and today we are going to start it. That is called neurology. That is also known as nervous system or the study about nervous system is called neurology. और फिर स्पेशल सेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इसकी एम्ब्रियोलॉजी पता होना चाहिए, फिर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हमें पता होना चाहिए, फिर पैथोलॉजी, ओटोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ एयर एंड देयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आप लोगों की जो ईयर एनाटमी है वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अप्थल्मोलॉजी मीन आई से रिलेटेड जितनी भी है वो भी कवर करेंगे। और फिर इसकी जो फार्माकोलॉजी है नर्वस सिस्टम की वो भी इंशाल्लाह विद द टाइम हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू इट्स एम्ब्रियोलॉजी। हमें इसकी एम्ब्रियोलॉजी पहले डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखें न्यूरल डेवलपमेंट, जो नर्वस सिस्टम है उनकी डेवलपमेंट किस तरह होती है। जस्ट इसमें जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताता चलूँ कि एक्चुअली जब एम्ब्रियो 2 वीक्स का होती है, एम्ब्रियो इन द 2 वीक्स, 2 वीक्स एम्ब्रियो इज नोन एज ब्लास्टूला। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टूला। फिर यहाँ पे अगर हम एम्ब्रियो को देखें एंड इट इज इन द 3rd वीक, क्योंकि जब एम्ब्रियो की 3rd वीक स्टार्ट होती है फिर इसके अंदर मजीद चेंजेस आती है एंड दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। सो 3rd वीक एम्ब्रियो इज नोन एज अ गैस्ट्रूला। अभी जो गैस्ट्रूला है इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाले लेयर को एम्ब्रियो का कहा जाता है एक्टोडर्म। क्या कहा जाता है, एक्टोडर्म। फिर इसके बाद मीजोडर्म और एट द एंड देयर इज एंडोडर्म। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए यहाँ पे जो ब्लास्टूला है 2nd वीक, इसमें जस्ट ईपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट इट इज अ 2 लेयर्ड एम्ब्रियो, but when it become 3rd week it become 3 layered embryo that is called gastrula, and the process of formation of gastrula is known as gastrulation. तो इसमें एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड these all layer will give rise to specifically their own structure. अब सबसे पहले आते हैं कि एक्चुअली जो न्यूटोकार्ड है that is induces overlying ectoderm to differentiate and to neuroectoderm. Of this neuroectoderm is a special type of ectoderm which later can form nervous tissue and they will lead to form neural plate. तो एक्चुअली आप लोगों ने याद ये रखना है कि इनिशियली जो न्यूरोएक्टोडर्म है ये नोटोकार्ड बनाती है, और जो नोटोकार्ड है इससे फ्यूचर में न्यूरल प्लेट बनता है। अभी जो नोटोकार्ड है इसने मजीद क्या बनाना है, it form the nucleus pulposus of intervertebral disc in adult. We will discuss जिस तरह एनुलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर a structure known as nucleus pulposus and that is mainly derived come from the notocard, one of the MCQ question। और जो नोटोकार्ड न्यूरल प्लेट बनाता है तो न्यूरल प्लेट फिर फ्यूचर में जाकर इट गिव्स राइज टू न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल। we will discuss this neural crest cell, a very very commonly asked exam question, क्योंकि इससे फ्यूचर में मेलानोसाइट्स बनेंगे, इससे फ्यूचर में एड्रिनल मेडुला बनेगी, श्वान सेल्स बनेगी। वी विल डिस्कस दिस न्यूरल क्रेस्ट सेल इन ग्रेटर डिटेल। बट नोटोकार्ड से न्यूरल प्लेट बना, न्यूरल प्लेट से हमें न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल बने। अब जो न्यूरल प्लेट्स है या जो न्यूरल ट्यूब है, देख यहाँ पे इसके अंदर ये जो ग्रूव है दैट इज कॉल्ड न्यूरल फोल्ड, और जो न्यूरल फोल्ड है ये आखिर में इवेंचुअली कन्वर्ट होता है न्यूरल ट्यूब में। लेकिन ये जो न्यूरल ट्यूब है इसकी जो मतलब डिराइवेशन है डिपेंड अपॉन न्यूरल प्लेट। ये कहाँ से, न्यूरल। अब देखिए न्यूरल प्लेट इस तरह होता है, दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी अ फ्लैट स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट। ठीक है, आप लोग नोट करें। फिर न्यूरल प्लेट के अंदर इस तरह चेंज आती है और इसमें एक फोल्डिंग बन जाती है। सो व्हेन दिस न्यूरल प्लेट अंडर को दिस फोल्डिंग दैट इज कॉल्ड दिस ग्रूव इज कॉल्ड न्यूरल फोल्ड। और एक वक्त आता है कि जो न्यूरल फोल्ड है ये बिल्कुल डिटेच हो जाता है, जो फोल्ड है ये अलग हो जाता है, और इसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं, जो फ्यूचर में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनाने में हेल्प करती है। कहते हैं जो न्यूरल ट्यूब है इसका एक एलर एंड होता है, एक हमारे पास बेजल प्लेट होता है। तो एलर प्लेट इज डोर्सल दैट इज ऑन द बैक साइड, और जो बेजल प्लेट है वो वेंट्रल ऑन द फ्रंट साइड। जस्ट रिमेंबर एलर प्लेट इज सेंसरी एंड बेजल प्लेट इज मोटर। दिस एलर प्लेट इंड्यूस्ड बाय bone morphogenetic protein that is called BMP. So BMP is an embryonic protein which induces, which differentiate the alar plate, which mainly responsible for sensory information.
और जो हमारे पास सोनिक हिगोक जीन है SHH इंड्यूस बाई मोटर प्लेट। इसलिए जब हम फिर ब्रेन बाद में पढ़ेंगे तो ब्रेन का जो फ्रंट है वो मोटर होगा और उसका जो बैक है वो हमारे पास सेंसरी होगा। अब देखें न्यूरल ट्यूब की जो रैशनलाइजेशन है या रीजनलाइजेशन है कि ये किस किस एरिया में कन्वर्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ब्रेन के अंदर तीन हिस्से होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, इट इज कॉल्ड प्रोजेंसिपलान, मिड ब्रेन नोन एज mesencephalon, and hind brain which is called rhombencephalon. Cephalon is the word used for brain. अब ये जो हमारे पास फोर ब्रेन है इसको हम मजीद डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, दैट इज कॉल्ड टीलेंसेफलान एंड डाइनसेफलान। जो हाइंड ब्रेन है इसमें एक मीटेंसेफलान एक माइलेंसेफलान है, लेकिन मिड ब्रेन के अंदर कोई पार्ट नहीं है तो ये मीजेंसेफलान की तरह ही आगे बढ़ेगी। तो फोर ब्रेन हैज टू पार्ट्स, hind brain has two part but mid brain has no part, number one। अब जो टीलेंसेफलान है इसमें है क्या, इट इंक्लूड सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड बेजल गेंगलिया। हमारी बॉडी की जो इतनी वॉलेंट्री मूवमेंट है इट इज कंट्रोल बाय बेजल गेंगलिया। फिर डाइएंसेफलान के अंदर देर इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड रेटिना। इसके अंदर क्या आता है, रेटिना। अब ये जो डाइएंसेफलान है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर थैलेमस, थैलेमस इज अ रिले सेंटर फॉर ऑल सेंसरी फंक्शन, वी विल डिस्कस इट। और इसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जो लेटरल वेंट्रिकल है दे आर टू इन नंबर बट थर्ड वेंट्रिकल वन। अब एक लेटरल वेंट्रिकल ये है और एक लेटरल वेंट्रिकल ये है, तो लेटरल वेंट्रिकल आर टू बट द थर्ड वेंट्रिकल इज वन। तो हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन, दे आर टोटल थ्री, टू आर लेटरल वन इज थर्ड। अब जो मिड ब्रेन है इसको मीजेंसेफेलान कहते हैं। इसके अंदर एक डक्ट है, ये जो डक्ट बनाया गया है दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल इक्विडक्ट। अगर आप लोग इसको एक और नाम भी दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विडक्ट, दैट इज कॉल्ड इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो सेरेब्रल इक्विडक्ट इज आल्सो नोन एज इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये मिड ब्रेन के अंदर होता है। अब यहाँ पे हाइंड ब्रेन जिसको रोम्बेनसेफेलान कहते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू मीटेनसेफेलान, माइलेनसेफेलान। Metencephalon contain two things. One is pons, another is cerebellum. अब इसमें सेरेब्रम और सेरिबेलम में फर्क करना है। सेरेब्रम इधर होता है फोर ब्रेन के अंदर, जिस तरह सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ये सेरिबेलम है जो कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और टोन्स को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा इज अ पार्ट ऑफ माइलेनसेफेलान। तब आते हैं जो पोन्स और सेरिबेलम है, इसमें फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट पाया जाता है, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। और जो लोअर पार्ट है फोर्थ वेंट्रिकल वो एट द लेवल ऑफ मेडुला होता है जिसको माइलन सेफलान कहते हैं। तो दिस टॉपिक इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि कौन सी एरिया से कौन सी चीज फ्यूचर में डिराइव होनी है, ठीक है, और इससे हमारे पास बनेगी क्या। तो सबसे पहले इनिशियली इज मीजेंसेफेलान फोर ब्रेन, मीटेनसेफेलान दैट इज फॉर एग्जाम्पल, देखिए मीजन से प्लान सबसे ऊपर होता है, मीजन से प्लान, ठीक है, फिर इसके बाद मीटन से प्लान नीचे और फिर माइलन से प्लान। देखिए इसमें वाई है, वाई सबसे एंड में आता है, ठीक है जी। अब देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ इस होल के साथ कनेक्ट होते हैं ताकि इसको ये CSF दे दे। इसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेटरल वेंट्रिकल जब CSF बनाए तो वो थर्ड वेंट्रिकल को किसके जरिए देंगे, फोरामेन ऑफ मोनरो। और जो थर्ड वेंट्रिकल है इसने फोर्थ को किसके जरिए देने, सेरेब्रल इक्विडक्ट। तो फोर ब्रेन हैज थ्री वेंट्रिकल, हाइंड ब्रेन हैज वन वेंट्रिकल एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन हैविंग नो वेंट्रिकल दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। अब आते हैं जनाब सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेल ओरिजिन। देखिए न्यूरो एपिथीलिया इज ए न्यूरल ट्यूब, इनिशियली न्यूरल ट्यूब से मसला स्टार्ट होगी। इट विल फॉर्म CNS न्यूरॉन एंड CNS ग्लाइल सेल। Of any cell in the CNS which provides support. Supporting cell of the CNS is called a glial cell, which contain astrocyte, oligodendrocyte, and ependymal cell. ये हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेंबर, astrocyte is a star-shaped cell. It help in the formation of blood-brain barrier. Oligodendrocyte help to form myelin sheet around the axon in CNS. Ependymal cell present in the ventricle produce CSF. फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये आप लोग यहाँ पे MCQ करें, इम्पोर्टेंट, कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइवेटिव कौन कौन से हैं, दैट इज PNS न्यूरॉन, डार्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया लाइक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज इन द GIT एंटेरिक नर्वस सिस्टम, PNS ग्लायल सेल लाइक श्वान सेल,
satellite cell, and adrenal medulla. They all are the derivative of neural crest cell. और जो माइक्रोग्लाया है, माइक्रोग्लाया दैट इज द ईटर सेल, इसको हम क्या कहते हैं, ईटर, या इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं स्केवेंजर सेल। तो एनीथिंग विच ईट समथिंग दैट इज कॉल्ड स्केवेंजर और ईटर। और ईटर या स्केवेंजर सेल को हम तो मैक्रोफेज कहते हैं। तो मैक्रोफेजेस ऑफ द बोन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्लाया, विच कम फ्रॉम मीजोडर्म। So for me, this again one of the very very important point to remember कि mesoderm, which is a middle layer of the embryo, can gives rise to what? Answer is a special type of cell that is known as microglia, which is the eater cell of the brain. तो उसको हम brain macrophages भी कहते हैं। अब जो न्यूरल ट्यूब है इसमें कुछ डिफेक्ट्स होती है। फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज completely by the week of fourth development associated with maternal folate deficiency during pregnancy. This should be remembered for the exam point of view. जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि जो न्यूरल ट्यूब है इसने फ्यूचर में जाके न्यूरल ट्यूब ने आगे जाके मतलब सीएनएस बनाना है। बट न्यूरल ट्यूब जो है इसको मतलब बाहर से फोलिक एसिड चाहिए। अब प्रेगनेंसी में डिमांड ज़्यादा होता है इसकी जनाब सप्लाई अगर माँ को ना मिले फोलिक एसिड की, इसलिए तो गायनकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड जरूर प्रिस्क्राइब करती है। द रीजन इज कि माँ को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो, बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं, मेटरनल सीरम अल्फा फ्यूटोप्रोटीन से, और इफ इट इज इंक्रीज इट विल शो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब आते हैं जो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल डिसरेपिज्म। देखिए स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम सिक्यूज करें एग्जाम में आता है। इट इज अ क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्पाइना बाइफिडा ये क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसके बाद जितने भी है दे ऑल आर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखें इट इज अ फेलियर ऑफ कार्डवल न्यूरल ट्यूब टू क्लोज बट नो हर्निएशन। ड्यूरा इज इंटैक्ट, इसका मतलब यह है कि इसमें जो ड्यूरा मैटर है विच इज द आउटर मेनिंजी दे आर इंटैक्ट। बस ये सिर्फ लोअर वर्टेब्रल लेवल पे दैट इज a defect which contain a tuft of hair on skin dimple at the level of bone effect। तो एग्जाम के अंदर इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी माँ को प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की कमी थी, बट एट द लोअर वर्टेब्रल लेवल दैट बेबी हैज अ डिफेक्ट, but dura matter is intact, but there is a tuft of hair around the skin। think about spina bifida occulta। फिर meningocele क्या है? It is the for example herniation of meninges through bony defect। अगर for example bony defect के जरिए meninges जो outer layer है स्पाइनल कार्ड के वो बाहर की तरफ आ जाए तो हमें सामने से नजर आएगी, इसलिए तो ओपन न्यूरल ट्यूब है, इसको मेनिंगोसील कहते हैं। लेकिन अगर मेनिंजिस के साथ न्यूरोनल टिश्यू लाइक कार्डा इक्वाइना ये भी हर्निएट करे तो इसका नाम मायो मेनिंगोसील। मेनिंगोसील इज ओनली द हर्निएशन ऑफ मेनिंजीज। बट अगर मेनिंजीज के साथ स्पाइनल टिश्यू या न्यूरोनल टिश्यू भी आ जाए, माइलो इज द वर्ड यूज फॉर न्यूरोनल टिश्यू इन स्पाइनल कार्ड, तो इसको हम माइलो मेनिंगोसील कहते हैं। एंड दैट इज अगेन डेंजरस, वेरी डेंजरस। और ये है माइलोशिस, दैट इज ओपन न्यूरल ट्यूब, ओपन अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू विदाउट स्किन मेनिंजियल कवरिंग। इसका मतलब यह है चार चीजें। अगर सिर्फ बिल्कुल आप लोग को जस्ट एक डिम्पल सा बोनी डिफेक्ट के ऊपर टफ टफ हेयर नजर आ जाए बट एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो क्लोज है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, अकल्टा मीन हेडन है, क्लोज्ड है। बट अगर ऐसा डिफेक्ट जहां पे स्पाइनल टिश्यू तो ठीक है बट मेनिंजिस बाहर की तरफ आई है, दैट इज मेनिंगोसील। अगर स्पाइनल टिश्यू मेनिंजिस दोनों बाहर की तरफ आई है, माइलो मेनिंगोसील। और अगर ओपन पड़ी है देयर इज नो स्किन एट ऑल, दैट इज माइलोशिस। जिस तरह हमने जीएटी में गैस्ट्रोसिस पढ़ा था, ये माइलोसिस है। ये सारे के सारे स्पाइनल कार्ड के मसले हैं, इसको हम स्पाइनल डिस्ट्रैपिज्म कहते हैं। अब एक क्रेनियल डिस्ट्रैपिज्म दैट इज एनेंसेफेली। अगेन इट इज वन ऑफ द ओरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, failure of rostral neuropore to close, no forebrain, a patient having open calvarium, skull is open but forebrain is absent, the largest part of the brain is absent, it's mean that there is no brain at all, so that is called anencephaly, mean no brain at all, no forebrain, anencephaly, present with polyhydramnios, decreased fetal swallowing due to lack of neurocontrol। तो polyhydramnios will discuss in gynecology, ओलिगो और पोलीहाइड्रोमनियोस के साथ इसके एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसकी देखें पिक्चर को थोड़ा सा और से देखते हैं
फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल एरिया है, ये वर्टेब्रा है और ये स्किन है, ठीक है, और ये हमारे पास ये स्पाइनल कार्ड है अंदर, और इसके ऊपर ये जो बाहर की तरफ लेयर है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजिस। तो मेनिंजिस तो तीन होती है, नंबर वन ड्यूरा मैटर, इसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर एंड पाया मैटर, जिसको हम डेप कहते हैं। लेकिन ये जो एरेक्नाइड और पाया मैटर है, इसको हम कंबाइंडली लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। तो लेप्टोमेनिंजिस और बाहर ड्यूरा होता है, दैट इज नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, द स्किन इज ओके बट देर इज जस्ट अ टफ हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ एवरीथिंग इज ओके, दैट इज स्पाइना बाइपेडा अकल्टा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मेनिंजेस हैं, अब ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर चुकी है, लेकिन स्पाइनल कार्ड अपनी जगह है, ये मेनिंगोसील है। और अगर ये भी बाहर की तरफ गया है और स्पाइनल टिश्यू भी बाहर की तरफ आई है, दैट इज कॉल्ड माइलो मेनिंगोसील। तो इफ यू मेक इट अ बिट अटेंशन, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। इसके बाद आते हैं ब्रेन माल फॉर्मेशन, ऑफन अनकम्पेटेबल विद पोस्ट नेटल लाइफ। मतलब वो बच्चे जिसकी ब्रेन प्रॉपर नहीं बने होंगे, वो जिंदगी के साथ कैसे compete करेंगे। तो दोज बेबीज हु हैज ब्रेन माल फॉर्मेशन, दे ऑफन नॉट competing विद द लाइफ डिफिकल्टी, वो जिंदगी गुजार नहीं सकते। सर्वाइवर में भी प्रोफाइल डिसेबल। या तो दो बातें, जिस बच्चों को ब्रेन का इशू है, या तो आगे सरवाइव नहीं करते, अगर करेंगे तो उन बच्चों को फिर डिसेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, लाइक मेंटली रिटार्ड होते हैं और पैरालाइज वगैरह होते हैं। अब देखिए होलो प्रोजन से पहली, इट इज द फेलियर ऑफ फोर ब्रेन टू डिवाइड एंड टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। याद रखें, अगर फोर ब्रेन है ही नहीं, एब्सेंट फोर ब्रेन इज एनेंसेफेली, वो हमने अलग पढ़ी है। फोर ब्रेन है बट फेल टू डिवाइड एंड सेरेब्रल हेमिस्फेयर, holoprosencephaly. It is a developmental field defect usually occurring at 3 to 4 weeks of development associated with, that is called very very important SHH mutation. This one of the gene SH mutation. This gene really help the cerebral hemisphere to divide, but its mutation can prevent it. और ये holoprosencephaly एक डिजीज के साथ एसोसिएट होती है, दैट इज ट्राइसोमी 13। जिस तरह हम कहते हैं कि हर क्रोमोसोम पे दो पेयर होते हैं, अगर ये क्रोमोसोम 13 है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम ऐसे करें कि ये 21 है, जस्ट समझाने के लिए, तो अगर इन क्रोमोसोम पे एक एक एक्स्ट्रा आ जाए तो दो की बजाय तीन तीन हो जाएगा, ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी अगर क्रोमोसोम 13 नंबर जोड़े पे आ जाए, पटाव सिंड्रोम। अगर 21 पे आ जाए तो आप लोग को पता है डाउन सिंड्रोम। तो हर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएट होती है। तो पटाव सिंड्रोम के साथ होलोप्रोजेंसिपेली का बहुत ज्यादा क्लोजर रिलेशन होता है, and fetal alcohol syndrome. So what is holoprosencephaly? Condition characterized by failure to divide basal ganglia, basal cerebral hemisphere into two. The common risk factor is Patau syndrome, fetal alcohol syndrome, and SHH mutation. Present with midline defect like monoventricle. इसमें ventricle एक ही देखेगी, fused basal ganglia, cleft left leg, hypotelorism, cyclopia, eye problem, increased risk for pituitary dysfunction, डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस भी इन बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम एक और डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेसेंसेफेली। इसका नाम क्या है? दैट इज नोन एज लेसेंसेफेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है फेलियर ऑफ न्यूरोनल माइग्रेशन। ठीक है जी। स्मूथ ब्रेन सरफेस दैट लेक सिल्काई एंड जाराई। देखिए ब्रेन के अंदर जो इस तरह सिल्काई जाराई है, वो हमारे पास नहीं दिखते। तो इसका मतलब यह है कि वो कंडीशन जिसमें सल्काए और जाराए हमें प्रॉपरली ब्रेन के अंदर नजर ही ना आए, तो उसको नेसल सिफेली कहते हैं। तो अगर सल्काए जाराए हो तो फिर इसका क्या फायदा है? सल्काए जाराए जो है, अगर इसको हम अनवाइंड करें तो फिर क्या होगा? इससे हमारे पास मतलब ब्रेन की जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर सल्काए और हायरा गहराई नहीं है तो फिर क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल दैट विल बी on a smooth brain and surface area come, the patient will have low neuron, present with dysphagia, seizure, microcephaly and feet facial anomalies. अब दो चीज याद रखें, जो होलोप्रोसेंसिपेली है, इसमें हाइपोटीलोरिज्म भी होता है। क्या होता है? हाइपोटीलोरिज्म। इट इज एबनॉर्मली डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गन और बॉडीली पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बॉडी पार्ट्स के दरमियान सही तरीके से डिफरेंस ना करें डिस्टेंस के लिहाज से, तो उसको हम हाइपोटीलोरिज्म कहते हैं। ठीक है जी। और एक और वर्ड आप लोग को आना चाहिए, इट मे बी आल्सो वेरी वेरी न्यू फॉर यू गाइस, दैट इज कॉल्ड
प्रो प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोबोस का मतलब यह है कि इट इज अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द नोज, ये नोज का मसला होता है, इनमें नोजल डिफेक्ट्स भी होती हैं। तो अगर फोर ब्रेन दो हेमिस्फेयर में डिवाइड ना हो होलो प्रोजेंसिपेली, अगर डिवाइड मतलब डिवाइड ना हो तो होलो प्रोजेंसिपेली, अगर जायराए सल्काए ब्रेन में एब्सेंट हो दैट विल बी लाइसेंसिपेली, और अगर फोर ब्रेन बने ही ना वो एनेंसिफेली है। इधर देखे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वेंट्रिकल हमें एक ही नजर आएगा, मोनो वेंट्रिकल, ये सल्काए जा रहे हैं, क्या है सल्काए जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेसेंसिफेली। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन। पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन का मतलब यह है कि अगर जो सेरिबेलम है उसका जो ट्रांसडर पार्ट है, अगर वो मतलब नीचे की तरफ स्पाइनल कैनाल की तरफ आता है तो उसको हम पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन। नंबर वन इज चेरी वन मालफॉर्मेशन, चेरी टू मालफॉर्मेशन। देखिए चेरी वन, इट्स अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल थ्रू फोरामेन मैग्नम। आप लोगों को तो पता है, दिस इज फॉर एग्जांपल मिड ब्रेन और ये पोन है, दिस इज द मिडुला ऑब्लांगेटा एंड दैट इज द स्पाइनल कार्ड। तो मिडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कार्ड के दरमियान जो ओपनिंग है दैट इज फोरामेन मैग्नम। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अगर जो सेरिबेलम है उसका टॉन्सिलर पार्ट इसके नीचे चला जाए दैट इज कॉल्ड, मतलब एक स्ट्रक्चर है, वन स्ट्रक्चर है, दैट इज टॉन्सिलर, तो इसको हम वन कहते हैं, केरी वन। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक इन चाइल्डहुड, मैनिफेस्ट इन एडल्टहुड विद हेडेक, cerebellar symptom associated with spinal cord cavitation like syringomyelia। सेरिंगोमाइलिया वी विल डिस्कस नाउ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। लेकिन अगर सेरिबेलम के दो पार्ट, वर्मिस और टॉन्सिल, देखिए सेरिबेलम के भी दो पार्ट्स होते हैं हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर राइट, और दोनों को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर वर्मिस है। तो वर्मिस और टॉन्सिल दोनों अगर फोरामेन मैग्नम के जरिए मेडुला से होते हुए नीचे जाए तो टू स्ट्रक्चर को कैरी टू मालफॉर्मेशन कहते हैं, और इट कैन कॉज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इट इज मोर सीवियर देन केरी वन। The reason is because it has two structure and usually present early in life with dysphagia, stridor, apnea, cessation of breathing, limb weakness, associated with myelomeningocele, usually lumbosacral। तो आप लोगों को दो चीजें, a type of genetic error, if tonsillary part of cerebellum that goes toward the foramen magnum towards spinal canal, think about carry one। बट अगर वर्मिस और टॉन्सिलर पार्ट दोनों सेरेबेलम के मेडुला से होते हुए फोरामेन मैग्नम के जरिए नीचे चले जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, केरिए मालफॉर्मेशन टाइप टू। इसके बाद है डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस? इट इज द एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलर वर्मिस। अगर सेरिबेलर वर्मिस बने ही ना, इसको डेंडी वाल्कर कहते हैं। तो देन देयर विल बी सिस्टिक enlargement of fourth ventricle that fill the enlarged posterior fossa associated with non-communicating hydrocephalus and spina bifida। अब कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में डिटेल से पढ़ाऊंगा, जस्ट वेट फॉर कमिंग लेक्चर। लेकिन लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ थर्ड में आते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर उधर से नीचे फोर्थ को आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अगर इनकी ड्रेनेज में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अगर थर्ड से फोर्थ को सीएसएफ ना मिले, इमेजिन करें स्टीनोसिस है सेरेब्रल एक्विडक्ट की, तो अगर फोर्थ को ना मिले तो फिर थर्ड और फोर्थ की कम्युनिकेशन तो नहीं रही ना, तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। तो जस्ट पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन आर थ्री, चेरी वन, चेरी टू, डेंडी वाल्कर। चेरी वन इफ tonsillary part of cerebellum herniate, cherry 2 if tonsillary and vermis part of cerebellum herniate, and dendy walker agenesis of the vermis part of cerebellum। अब इसके बाद आते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट and very very important topic they frequently ask in the exam, that is syringomyelia। what is syringomyelia? Syrinx mean a cyst containing fluid। देखिए a fluid filled giliosis lined cavity within the spinal cord, इसका मतलब यह है a fluid filled cystic cavity in the spinal cord is called syringomyelia। syringomyelia के अंदर क्या होता है, there is a fiber crossing in the anterior white commissure लाइक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसमें इसके फाइबर जनाब क्या होते हैं, टिपिकली फर्स्ट डैमेज होते हैं। और जो स्पाइनोथैलेमिक है, स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनल कार्ड से थैलेमस की तरफ जाने वाली ट्रैक्ट अगर खराब हो जाए, द पेशेंट विल हैव लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन बाइलेटरल अपर एक्सट्रीमिटी। इसका वजह यह है कि इसमें
मैं थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। एन लीजन एक्सपांडेड में डैमेज एंटीरियर हॉर्न, और एंटीरियर हॉर्न इज मोटर कैन कॉज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है, द मोस्ट इंपोर्टेंट, syringomyelia is a fluid filled cavity in the spinal cord, and if it is occur it will damage anterior white commissure spinothalamic tract, and that will lead to loss of only pain and temperature in bilateral extremity। तो अगर आप लोग अपने ये शोल्डर एरिया, कंधा, जिस तरह बंदे शाल पहनते हैं ना कंधे पे, तो इसी तरह ये कैप लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। ठीक है जी। देखिए सेरिंग्स का मतलब ट्यूब है, सेरिंग्स मीन ट्यूब है या सेरिंग्स मीन कैविटी है। मोस्ट लीजन अकर बिटवीन C2 and T9, usually associated with KRI1 as we discussed, less commonly associated with other malformation like infection, tumor and trauma। अब थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस करेंगे, तब जाके हमें समझ आएगी कि इसका मतलब क्या है। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पाइनल कार्ड का एक सेक्शन इन लोगों ने बताया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग गौर से सुने, ये जो फाइबर है ना, ये दीज फाइबर आर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये क्या है? स्पाइनल कार्ड से थैलेमस की तरफ जाएंगे एंड दे कैरी पेन एंड टेम्परेचर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मतलब सेरिंग्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो फाइबर है ना, जो फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से आ रहे और राइट की तरफ जा रहे, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, सो दे डिकसेट है। डिकसेट मीन दे क्रॉस। इनकी जो क्रॉसिंग होती है, इसको हम इंटीरियर वाइट कोमेशर कहते हैं। अब अगर सेरिंग्स मेनली इस एरिया को कंप्रेस करे, तो इस एरिया को कंप्रेस करने का मतलब इसमें ये वाले फाइबर भी आ गए तो ये वाले भी। तो इसका मतलब नट वन साइडेड, दैट वी बाइलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर affected at the dermatome C5 to T4, and that will be cape like distribution। ठीक है जी। तो आप लोगों ने, और अगर ये एक्सपेंड हो गया, मतलब सेरिंग एक्सपेंड हो गया, तो नीचे मजीद डैमेज से क्या होगी? देयर विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। सो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ये डैमेज हो जाते हैं। एफरेंट इसलिए है, इट कैरी पेन टेम्परेचर, इट इज सेंसरी ट्रैक्ट। सेंसरी हमेशा बॉडी से ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है, देयर एफरेंट, और इसमें पेन टेम्परेचर। ऐसा ना हो कि वहां पे एग्जाम में आ जाए क्या पेशेंट हैज लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लॉस ऑफ क्रूड टच, वो अलग चीजें हैं। लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर bilaterally over the shoulder in a cape-like pattern. Think about a fluid-filled cavity in the spinal cord that is known as syringomyelia। ठीक है। So I think you people enjoyed the first topic of neurology, और इंशाल्लाह आफ्टर दिस टुडे आप लोग को इंशाल्लाह जल्दी सेकंड टॉपिक भी मिल जाएगा। तो जो जो चीज़ पढ़ाता रहो, जो जो चीज़ बताता रहो, ये सारे टेस्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, इनको सही तरीके से आप लोग ग्रिप किया करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।